नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट जिन्हें पॉपुलरली क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है, मंगलवार के शुरुआती सेशन के दौरान नीचे ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स यूएस सीपीआई डेटा और एफओएमसी मीट के आउटकम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोमवार को $26,000 के स्तर को पुनः प्राप्त करने के बाद बिटकॉइन इस सीमा से नीचे ट्रेड करने के लिए पीछे हट गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में $25,944 पर ट्रेड कर रही थी। क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गज बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के मुकदमों के बाद बीटीसी पिछले हफ्ते के अंत में $26,000 से नीचे गया था। इथेरियम हाल ही में लगभग $1,741 पर ट्रेड कर रहा था। एसईसी के मुकदमों से ब्रॉडर मार्केट्स नीचे चले गए। एसओएल सोलाना ब्लॉकचेन का टोकन हाल ही में लगभग 7% गिर गया, जबकि मैटिक और एडीए, पॉलीगॉन और कार्डानो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म के नेटिव क्रिप्टो क्रमश 2.8% और 1.5% गिर गए। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.11% बढ़कर $1.05 ट्रिलियन हो गई, जबकि टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम में 21.06% की गिरावट आई और ये $29.81 बिलियन हो गई। डीफाई की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.06 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों की वॉल्यूम का 6.9% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $28.74 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों की वॉल्यूम का 96.41% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 47.74% है। दिन में 0.04% की बढ़त दिखाई दी। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 36,478 तक 0.05% देखा गया। दूसरी ओर S&P 500 0.9% बढ़कर एक साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और टेक हेवी नैस्डैक में 1.5% की बढ़त दिखाई दी, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.5% जोड़ा गया। 10 इयर्स के ट्रेजरी पर यील्ड 3.73% तक पहुंच गई। गोल्ड, जो अक्सर डिजिटल एसेट के समान ट्रेड करता दिखाई दिया, इसमें भी 0.2% की गिरावट दिखाई दी। एनालिस्ट ने सुझाव दिया कि ट्रेंड इंडिकेटर महत्वपूर्ण अपटर्न कैटेगरी में बढ़ने के एक हफ्ते बाद डाउन ट्रेंड टेरिटरी में टिक गया है। गिरावट इन्वेस्टर सेंटिमेंट को कम करने का संकेत है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एआई मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सेल्सफोर्स प्रोडक्ट की एक ब्रांड न्यू लाइन पेश कर रहा है। सेल्सफोर्स द्वारा अपनी प्रोडक्ट लाइन में एआई क्षमताओं को जोड़ने के लिए न्यूएस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट को एआई क्लाउड कहा जाता है और इसमें एंटरप्राइज रेडी एआई देने के लिए टूल शामिल हैं। कई मामलों में ये कंपनी के मार्च में लॉन्च किए गए जनरेटिव एआई प्रोग्राम का विस्तार है, जो से पूरे सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म में जनरेटिव एआई को एकीकृत करके का इरादा रखता है। सेल्सफोर्स के क्लाउड आर्किटेक्चर पर एआई क्लाउड होस्ट करता है और Amazon वेब सर्विसेज, एंथ्रोपिक, कोहेर और ओपन एआई समेत कई पार्टनर्स से एआई मॉडल, मुख्य रूप से टेक्स्ट जनरेटिव मॉडल पेश करता है। सेल्सफोर्स एआई रिसर्च ग्रुप फर्स्ट पार्टी मॉडल्स प्रदान करता है, जो कोड जनरेशन और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन जैसी सुविधाओं का समर्थन करता है। क्लाइंट डेटा स्टोर करने के लिए अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं और एक मॉडल ला सकते हैं जिसे विशेष रूप से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन किया गया है। एआई क्लाउड के सेल्सफोर्स निर्मित मॉडल सेल्सफोर्स के प्रमुख प्रोडक्ट्स जैसे डेटा क्लाउड, टैब्ल्यू, फ्लो और म्यूलसॉफ्ट में नई फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर 9 मॉडल्स हैं: सेल्स जीपीटी, सर्विस जीपीटी, मार्केटिंग जीपीटी, कॉमर्स जीपीटी, स्लैक जीपीटी, टैब्ल्यू जीपीटी, फ्लो जीपीटी और एपेक्स जीपीटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया, जिन्होंने दावा किया कि चैट जीपीटी के समान एआई टूल विकसित करने की भारत की संभावनाएं निराशाजनक हैं। मंत्री के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्र के लक्ष्यों पर ऑल्टमैन अंतिम शब्द नहीं है। ऑल्टमैन को चंद्रशेखर ने एक उज्जवल व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने ओपन एआई में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन मंत्री ने जोर देकर कहा कि उनके प्रयासों के लिए पहचाने जाने पर उन्हें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। वेबसाइट से पता करने वाले चंद्रशेखर के अनुसार वे जरूरी नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करें। मैं आपको इसका आश्वासन दे सकता हूँ, निसंदेह वे भारत की एआई क्षमताओं को नहीं समझते हैं। ऑल्टमैन के मुताबिक स्टार्टअप सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या कर सकता है, इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं है।
एक नई स्टडी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वर्चुअल रियलिटी यूजर्स के बीच नौशिया, हेडेक्स और डिजीनेस और तकनीक को और अधिक सुलभ बनाने में मदद के लिए किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी और टॉरेंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कहा कि वीआर टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग और आवश्यकता के साथ इफेक्टिवली प्रिडिक्ट करने और साइबर सिकनेस को रोकने में सक्षम होना महत्वपूर्ण था। उन्होंने हेडसेट के साथ वीआर टेक्नोलॉजी के संभावित यूजर्स के लिए साइबर सिकनेस को प्रिडिक्ट करने के लिए एआई टेक्निक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का उपयोग करके पता लगाया। क्वेश्चनर डेटा को 2 ग्रुप्स में स्प्लिट किया गया था। वे लोग जो वीआर डिवाइसेस का उपयोग करने के कुछ ही मिनटों के भीतर साइबर सिकनेस के लक्षणों का अनुभव करेंगे और वे लोग जिन्हें वीआर डिवाइसेस का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। जर्नल वर्चुअल रियलिटी में पब्लिश्ड रिजल्ट से पता चला कि एआई 93% सटीकता के साथ वीआर यूजर्स के बीच डिस्कम्फर्ट का अनुमान लगा सकता है। यूएस डॉलर के मुकाबले टर्किश लीरा की चल रही गिरावट ने स्टेबल कॉइन्स विशेष रूप से टेथर की लोकल डिमांड में वृद्धि को प्रेरित किया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स देश की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज से बाहर निकलना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल क्रैकडाउन और प्रमुख टोकन की गिरती कीमतों के बावजूद टर्की में स्टेबल कॉइन्स एक आकर्षक विकल्प बन गए हैं, जहां लीरा को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। काइको के डेटा के अनुसार जून की शुरुआत में लीरा ट्रांजैक्शंस टोटल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम का 10% था, जो मई में 18% पर पहुंच गया। ये 2023 की शुरुआत में दर्ज 4% से एक उल्लेखनीय वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। यूएस डॉलर के साथ एक कंसिस्टेंट पेग बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए स्टेबल कॉइन्स ने पॉपुलैरिटी हासिल की है, क्योंकि वे लीरा के डेप्रिसिएशन के खिलाफ संभावित सुरक्षा प्रदान करते हैं। टर्किश मार्केट्स में स्थिर मांग स्टेबल कॉइन्स के आकर्षण को रेखांकित करते हैं। कॉइन मार्केट कैप के डेटा से पता चलता है कि टर्किश क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक बीटीसी टर्क पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में टेथर की हिस्सेदारी 20% है, जबकि दुनिया के लीडिंग डिजिटल एसेट एक्सचेंज बाइनेंस पर यह सिर्फ 1% है। ये स्पष्ट विपरीत टर्किश इन्वेस्टर्स के बीच स्टेबल कॉइन्स की मजबूत मांग को दर्शाता है। डेटा स्टडी से पता चलता है कि पॉपुलर नॉन फंजिबल टोकन और मेटावर्स मार्केट ने अपना कुछ आकर्षण खो दिया है। मार्केट की वर्तमान स्थिति इंगित करती है कि इन्वेस्टर्स का ध्यान एनएफटी से हटकर मीम कॉइन्स, क्रिप्टो टोकन्स और प्ले टू अर्न गेम्स जैसी डिजिटल एसेट की ओर चला गया है। एक एक्रेडिटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल यूनाइटेड स्टेट्स में नॉन फंजिबल टोकन इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए प्रेरित होने वाले इन्वेस्टर्स की संख्या में काफी गिरावट आई है। मई तक यूएसपीटीओ को नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए टोटल 1406 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस जमा किए गए थे। डेटा 2022 में दायर 4242 एनएफटी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन से 75% की कमी दिखाता है। जनवरी में ट्रेडमार्क ऑफिसेस को 325 एनएफटी पेटेंट्स प्राप्त हुए, फरवरी में 265, मार्च में 358, अप्रैल में 215 और मई में 243। पिछले 5 महीनों में डेवलपिंग मेटावर्स इंडस्ट्री में रुचि दिखाने वाले इन्वेस्टर्स की संख्या भी मामूली बनी हुई है। साल की शुरुआत के बाद से यूएसपीटीओ को जमा किए गए मेटावर्स एप्लीकेशन की संख्या 3011 से घटकर सिर्फ 1381 रह गई है। ऑन चेन डेटा के अनुसार बिटकॉइन माइनर्स ने पिछले हफ्ते के दौरान एक्सचेंजेस को कॉइन्स की एक बड़ी मात्रा भेजी है, जिसमें $70.9 मिलियन का सब्सटैंशियल इन्फ्लक्स है। 2021 में शुरुआती बुल मार्केट के दौरान $101 मिलियन का हाई इनफ्लो रिकॉर्ड पर तीसरा सबसे बड़ा इनफ्लो था, जबकि ये $30.2 मिलियन कम है। बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पिछले एक हफ्ते में काफी विड्रॉल्स हुए हैं। नैनसन द्वारा कंपाइल्ड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार बाइनेंस से बिटकॉइन को छोड़कर मल्टी चेन एसेट का एक प्रमुख आउटफ्लो, जिसकी कीमत $2.376 बिलियन है, जो पिछले हफ्ते देखा गया है, जबकि कॉइनबेस ने $1.787 बिलियन की वृद्धि देखी। उसी अवधि में बाइनेंस यूएस ने $124 मिलियन के आउटफ्लोस का अनुभव किया। दिसंबर 2022 से बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ रही है। हालांकि माइनर्स द्वारा कॉइन्स की सेलिंग हाल ही में बढ़ी है। कीमतों में गिरावट और बढ़ती माइनिंग कॉस्ट स्पष्ट कारण है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी माइनर्स तुरंत अपने कॉइन्स नहीं बेचते हैं। कुछ उन्हें रखने का फैसला करते हैं, जबकि अन्य सिर्फ अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा बेचते हैं। बिटकॉइन में वेल ने लगभग 60,000 बीटीसी जमा कर लिए हैं और इसका मार्केट शेयर 50% से नीचे गिर गया है, जो एक बेयर मार्केट का संकेत देता है। $25,000 के सपोर्ट लेवल और $26,100 के ऊपर की ओर रेजिस्टेंस लेवल के साथ बिटकॉइन ट्रेड करना जारी रख सकता है।
रॉबिनहुड की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल की तुलना में मई में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स की वॉल्यूम में 43% की गिरावट आई। रॉबिनहुड के एक बयान के अनुसार पिछले साल के इसी महीने की तुलना में मई का ट्रेडिंग वॉल्यूम 68% कम था। ये $6.6 बिलियन से घटकर $12.1 बिलियन हो गया। अप्रैल से इक्विटी और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्रमशः 27% और 29% की बढ़त के बावजूद क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आई है। प्लेटफॉर्म द्वारा हर महीने 10.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स रिपोर्ट किए गए थे। अप्रैल में 11.5 मिलियन और मई 2022 में क्रमशः 14.6 मिलियन थे। अप्रैल में $77.4 बिलियन और एक साल पहले इसी महीने में $73.9 बिलियन से कस्टडी में टोटल एसेट बढ़कर $81.8 बिलियन हो गए। गैलेक्सी डिजिटल एक अमेरिकन क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिना किसी नुकसान के कस्टडी सर्विसेज के प्रोवाइडर बिटको के साथ अपने कानूनी विवाद में जीत हासिल करेगी। मामले को कथित तौर पर छोड़ दिया गया था। गैलेक्सी डिजिटल को इस मामले पर बहुत जरूरी सुविधा प्रदान की गई थी। बिटको ने पिछले साल सितंबर में गैलेक्सी डिजिटल पर मुकदमा दायर किया था, क्योंकि गैलेक्सी डिजिटल पहले $1.2 बिलियन में पहले से सहमत एक्विजिशन को पूरा करने में विफल रहा था। उस समय बाद वाली कंपनी समझौते से मुकर गई, क्योंकि बिटको ने पिछले साल 31 जुलाई तक अपने ऑडिट किए गए फाइनेंशियल डेटा को जारी करने से इनकार कर दिया। ये बातचीत क्रिप्टोकरेंसी विंटर के दौरान हुई, जिसने सेल्सियस नेटवर्क और वर्चुअल डिजिटल जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के निधन को देखा और बिजनेसेस को सतर्क दांव लगाने के लिए प्रेरित किया। बिटको ने माइक नोवोग्रात्स के नेतृत्व वाली कंपनी पर $100 मिलियन से अधिक के डैमेजेस का मुकदमा दायर किया, क्योंकि इस डील से उम्मीदें बढ़ गई थी। इस निर्णय के साथ गैलेक्सी डिजिटल को अब कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और इसके बजाय वह अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस और प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए ISO 27001 और ISO 27701 सर्टिफिकेशन 3 जुरिस्डिक्शंस में मार्केट लीडिंग ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बाइनेंस को प्रदान किए गए हैं। बहरीन, UAE और फ्रांस लीगल जुरिस्डिक्शन के रूप में काम करते हैं, एक कंपनी के रूप में जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस और प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए आमतौर पर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करती है। बाइनेंस को ISO 27001 और ISO 27701 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। बाइनेंस ने हमेशा रिलायबल सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोटेक्शन स्थापित करने के लिए एक हाई प्रीमियम रखा है और ये ISO सर्टिफिकेशंस इन क्षेत्रों में कंपनी के चल रहे कार्य का प्रमाण है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।